भाई देव, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम में कितना सुधार हुआ है। मेरे दादाजी ने कहा था कि मैं 100 भी वर्तमान आपके बराबर नहीं हो सकता। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने मुझे सस्पेंस में रखा। मैं जिज्ञासा से मर रहा हूं। अर्जुन देव मुस्कुराया। दोस्तों के सामने छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा यह मामला देरसपेर फैलेगा। इसलिए उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित करने के लिए ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन की विधि को पूरा करने में कामयाब रहा। अब मैंने पहले ही एक सम्राट के अपने दिल को संघनित कर लिया है और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ गया है। मुझे मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए केवल हवा और आग के महान क्लेश से गुजरना होगा। गुरप्रीत का मुंह एक बड़े ओ आकार में था। यह खबर बहुत चौंकाने वाली थी। वह इसे थोड़े समय में नहीं ले सका। यह केवल कितना समय था। फिर भी अर्जुन देव महान पूर्णता अर्ध सम्राट से उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़े। इसके अलावा उन्होंने एक सम्राट के दिल को भी संघनित किया। यह आश्चर्यजनक था, अभूतपूर्व और अद्वितीय। हाँ भाई, तुम कमाल के हो। हाँ, भविष्य में जब मैं झगड़े हार जाऊंगा तो मैं अपने पहले भाई को खोजने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा, गुरप्रीत ने आधे अधूरे मजाक में कहा। वह अर्जुन देव के इतने भाग्यशाली होने पर दिल से खुश थे। आओ आओ आओ। आइए प्रवेश करने के बाद भी बोलना जारी रखें। अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया ही था कि अचानक उनकी भौहें थोड़ी बढ़ गईं। फिर वह रुक गया और कहा, कोई आ रहा है। यह कौन है? गुरप्रीत को कुछ संदेह हुआ। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि कोई सड़क पर तलवार के साथ सरपट दौड़ते हुए घोड़े की सवारी कर रहा है। यह काला सागर के शीर्ष युवा नीलन दत्ता के दत्तक पुत्र समर्थ शर्मा थे। अर्जुन देव को समर्थ शर्मा की उपस्थिति बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगी। चूंकि फ्लेम रॉक सॉवरेन अर्जुन देव की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, इसलिए नीलन दत्ता भी ऐसा कर सकते थे। अप्रत्याशित को छोड़कर काला सागर के अन्य महान डाकुओं को भी इसे महसूस करना चाहिए था। दरअसल जब अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को दूर तक फैलाया तो ऐसा लगा जैसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के सभी परिचित चेहरे दौड़ रहे थे। ब्लड शार्क सॉवरेन के वंशज हिमांश बैरागी, प्रसिद्ध थंडर फायर सॉवरेन के वंशज रोहित देवांश, एक अन्य महान डाकू के वंशज सोहेल लियू और अन्य लोग फ्लेम रॉक महल की ओर दौड़ रहे थे। हालांकि इन लोगों के घोड़े समर्थ शर्मा की तुलना में धीमे थे। उन्हें उसी समय खबर मिलनी चाहिए थी। हालांकि वह उन पर काफी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। इससे यह साबित हो गया कि समर्थ शर्मा ने इस अवधि में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सुधार किया था। आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के दौरान समर्थ शर्मा को अंतिम चरण में हार का सामना करना पड़ा। फिर वह अपने हृदय दानव से मुक्त हो गया और जीवन पर एक नया पट्टा प्राप्त किया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के बाद समर्थ शर्मा का क्या सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तरार्ध अब एक प्राचीन कुएं की तरह शांत दिखाई दिया, बिना किसी लहर के। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कार्यों की मांग की गई। हालांकि एक बार जब कोई ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो शांत नहीं रहना मुश्किल होगा। एक सम्राट के हृदय को संघनित करने और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने के बाद अब यह अर्जुन देव की स्थिति थी। होश। जैसे ही घोड़ा सरपट दौड़ा, समर्थ शर्मा ने उसकी पीठ से हवा में छलांग लगा दी। फिर बहते पत्तों की तरह वह अर्जुन देव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उतरा। जब उन्होंने सीधे लौटे अर्जुन देव की ओर देखा तो उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। नफरत ने अब उन्हें नहीं भरा और उसकी मानसिक स्थिति को बाधित किया। ऐसी अवस्था ने अर्जुन देव को चौंका दिया। समर्थ शर्मा के लिए अपने हृदय दानव से मुक्त होने के लिए वास्तव में क्या हुआ था? उपभोग अर्ध सम्राट? समर्थ शर्मा और भी चौंक गए। पिछले प्रस्थान के बाद कुछ ही महीनों में अर्जुन देव वास्तव में महान पूर्णता अर्ध सम्राट से उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद समर्थ शर्मा के होंठ आत्मनिंदा के भाव में मुड़ गए। यह अजीब नहीं है। किसी पर कितना दबाव है, यह किसी के सुधार की दर को निर्धारित करता है। हालांकि आम लोग दबाव में गिर जाएंगे,
निराशा और नफरत में गिर जाएंगे। जहां तक आपकी बात है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। अर्जुन देव ने शांति से पूछा, समर्थ शर्मा, आप यहां क्यों हैं? बस इसे सीधे कहो। समर्थ शर्मा ने जवाब दिया, चिंता मत करो। मैं यहां बदला लेने के लिए नहीं हूं। हमारे पास अभी भी उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक से एक अधूरी लड़ाई है। मैं बस आपके साथ इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूं। चाहे कोई भी जीते, हमारे बीच की नफरत को लिखा जाएगा। संदेह ने अर्जुन देव की आंखों में अंधेरा छा गया। समर्थ शर्मा के चरित्र को देखते हुए उनके लिए वास्तव में ऐसी बातें कहने में सक्षम होना अप्रत्याशित था। दूसरा पक्ष हमेशा से अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए उसे मारना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अपने हृदय दानव को हल करने में कामयाब रहा था। यह अविश्वसनीय था। क्या आपको यकीन है? आपने अभी अभी अपने हृदय दानव का समाधान किया है। क्या आपने सोचा है कि अगर आप मुझसे लड़ेंगे तो आप बुरी तरह हार जाएंगे? अर्जुन देव नहीं चाहते थे कि समर्थ शर्मा अपने पुराने दिल को हल करने के तुरंत बाद एक नया दिल दानव प्राप्त करें। अगर अर्जुन देव अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो समर्थ शर्मा अपनी एक भी चाल नहीं झेल पाते। समर्थ शर्मा ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, यह कितना दयनीय हो सकता है? क्या यह 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के दौरान लड़ाई से अधिक दयनीय हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है कि यह हो सकता है। अर्जुन देव ने अब उन्हें मना करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में अपनी चाल चलो। समर्थ शर्मा तैयार होकर आए। अपनी आभा इकट्ठा करने में ज्यादा समय न बिताते हुए वह आगे बढ़ा और तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, क्या आपको यह चाल याद है? सम्राट की तलवारबाजी की छठी चाल, 1000 चोटियों तक फैली हुई। हजारों पर्वत चोटियां पतली हवा से दिखाई दी। जैसे ही तलवार उड़ती गई, वह हजारों पहाड़ों को पार कर गई। हर पहाड़ के साथ यह गुजरता है, यह उस पहाड़ के वजन को अवशोषित कर लेता है। तलवार के 1000 पहाड़ों को पार करने के बाद यह अकल्पनीय रूप से भारी हो गया। यह तलवार का प्रहार जिसमें 1000 पहाड़ इकट्ठे हो गए थे, अचानक दब गए। एक ही बार में जहां अर्जुन देव खड़े थे, वहां जमीन डूब गई। उस जगह के अलावा जहां उसके पैर थे, उसका परिवेश गहराई से कम हो गया। क्या जाना पहचाना दृश्य है। उस समय 5 नेशन यूथ कंपटीशन में समर्थ शर्मा के साथ उस लड़ाई में यह वह चाल थी जिसका उन्होंने बहुत अंत में इस्तेमाल किया था। अप्रत्याशित रूप से 10 साल बाद भी समर्थ शर्मा ने अभी भी इस कदम को नहीं छोड़ा था। इसके बजाय उन्होंने इसे फिर से काम किया और अपनी ताकत को मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक तक बढ़ाया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। इसे हासिल करने के लिए किसी को कितनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से समर्थ शर्मा का सामना अर्जुन देव से हुआ, जो बहुत अलग थे। इसके अलावा अर्जुन देव ने और भी सुधार किया था। दोनों के बीच का अंतर कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक ऑफसेट कर सके। उस समय अर्जुन देव ने बहुत मुश्किल के बाद इस कदम को तोड़ने के लिए 4 सीजन सेबर तकनीक के ग्रीविंग फ्रॉस्ट का इस्तेमाल किया। अब अर्जुन देव के लिए यह भी समस्याग्रस्त नहीं था। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने आदिशक्ति के 5 स्ट्रैंड को सक्रिय किया। उसी क्षण अर्जुन देव पर एक अस्पष्ट सम्राट की शक्ति प्रकट हुई। आदिम ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा थी जो स्वर्गीय नियमों की कानून ऊर्जा से भी अधिक मजबूत थी। इस प्रकार इसने तुरंत लॉ एनर्जी की आभा को दबा दिया। अब तक अर्जुन देव ने अभी भी एक कदम नहीं उठाया था या अपनी कृपाण नहीं खींची थी। जैसे ही समर्थ शर्मा की तलवार अर्जुन देव के शरीर के 1 मीटर के भीतर पहुंची, अर्जुन देव ने तुरंत चंद्र छाया कृपाण खींच ली। लॉ एनर्जी का उपयोग करके तलवार के खिलाफ 70% की समझ वाली बिजली कृपाण आत्मा और आदिम ऊर्जा के 5 धागे ताकत में पूर्ण असमानता ने अर्जुन देव के कृपाण प्रहार को समर्थ शर्मा की तलवार को उनके हाथों से बाहर करने की अनुमति दी। समर्थ शर्मा की आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक अप्रतिरोध्य ऊर्जा ने उसे आसानी से वापस खटखटा दिया। समर्थ शर्मा जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की। फिर उनकी तलवार, जिसे अर्जुन देव ने उड़ते हुए भेजा था,
उनके बगल में जमीन में घोंप दी गई। एक चाल। अर्जुन देव ने समर्थ शर्मा को हराने के लिए केवल एक चाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने मार्शल तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया। समर्थ शर्मा ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह उस समय से भी अधिक दयनीय हार है। वास्तव में मुझे पता होना चाहिए था। अपने चरित्र को देखते हुए आप कभी भी डींग नहीं मारेंगे। आपके और मेरे बीच की शिकायत यहीं समाप्त होती है। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान को लौटा दी। जब उसने यह सुना तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर रहस्यमय तरीके से हल्का हो गया है। द्वेष का यह सेट कर्म का हिस्सा था। उसके लिए इस कर्म को हल करने में सक्षम होना एक अच्छी बात थी। आखिरकार वे दोनों स्काई डोम दायरे से आए थे। चाहे वे इच्छुक हों या न हों, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग से इस कर्म से उबरने के लिए बधाई। समर्थ शर्मा ने खड़े होकर अपनी तलवार रख दी। लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, हमारे स्काई डोम दायरे का भाग्य आप पर इकट्ठा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आशा करूंगा कि आप हवा और आग के अपने महान क्लेश को सफलतापूर्वक साफ कर सकते हैं और सम्राट के मार्ग पर चढ़ सकते हैं। इतना कहने के बाद समर्थ शर्मा मुड़े और अपने लंबे घोड़े पर सवार हो गए। फिर उसने लगाम को जोर से झटका दिया और घोड़े को सरपट दौड़ते हुए सड़क पर गायब हो गया। कई महान डाकुओं के वंशज दौड़ते हुए अर्जुन देव ने समर्थ शर्मा को एक चाल में हराया। इससे वे सभी चौंक गए। आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के बाद से समर्थ शर्मा ने सबसे ज्यादा सुधार किया। अब वह काला सागर की शीर्ष उत्कृष्ट प्रतिभा थी। इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति लौटते अर्जुन देव से कृपाण की एक भी हड़ताल को नहीं रोक सका। उस स्थिति में ये लोग जो सोचते थे कि वे अपने सुधार के बाद अर्जुन देव के खिलाफ लड़ सकते हैं, उनका प्रदर्शन और भी बुरा होगा। अगर समर्थ शर्मा एक भी मूव को ब्लॉक नहीं कर पाते तो क्या वे आधी मूव को ब्लॉक कर पाएंगे? जैसे ही काला सागर की कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने अर्जुन देव को कदम दर कदम फ्लेम रॉक महल में प्रवेश करते देखा, वे सभी अवाक रह गए। मूल रूप से वे अर्जुन देव को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने उस विचार को दफन कर दिया। भाई अर्जुन देव, आप और यह समर्थ शर्मा आप दोनों के बीच एक गहरी दुश्मनी के साथ पुराने परिचित लगते हैं, गुरप्रीत ने जिज्ञासा से पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और स्काई डोम दायरे में उनके और समर्थ शर्मा के बीच की दुश्मनी का एक त्वरित सारांश दिया। अब गुरप्रीत समझ गया। उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं। मैंने सुना है कि पिछली आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के बाद कई लोगों ने समर्थ शर्मा को रोते हुए देखा जब वह बिना लड़े पीछे हट गए। वह रोया? इस खुलासे ने अर्जुन देव को चौंका दिया। मनुष्य इतनी आसानी से कैसे रो सकता है? हालांकि समर्थ शर्मा वास्तव में रोए। अचानक अर्जुन देव हवा में उड़ गया और दूर की ओर देखा। उन्होंने समर्थ शर्मा को अपने घोड़े पर सवार होकर क्षितिज के पार गायब होते देखा। समर्थ शर्मा के एकांत आकृति का पिछला दृश्य काफी उदास दिखाई दिया। सोच में खोए अर्जुन देव ने कहा, तो आप एक भावुक व्यक्ति भी हैं। अर्जुन देव ने अपने दिल में कुछ हद तक खुद को दोषी ठहराया। अगर उन्हें इस मामले के बारे में पता होता तो वह समर्थ शर्मा को इस तरह के मनहूस अंदाज में बिल्कुल नहीं हरा देते। भाई देव, क्या आप ठीक हैं? मेरे दादाजी अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, गुरप्रीत ने कुछ चिंतित भाव से पूछा क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को देखा जो हवा में थे। अर्जुन देव ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। बस कुछ हद तक दुखद। स्काई डोम दायरे से कुनलुन क्षेत्र में मेरे साथ आए कई लोग कुनलुन दायरे में पूरी तरह से अनसुने हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। अब तक मैं इनमें से केवल कुछ लोगों से मिला हूं। हालांकि वह मुझे अपना आशीर्वाद देने वाले पहले व्यक्ति हैं। अर्जुन देव के मार्शल सम्राट के आगे बढ़ने के रास्ते पर उनके पुराने परिचितों में से पहला आशीर्वाद देने वाला वास्तव में एक पुराना दुश्मन था। फ्लेम रॉक सॉवरेन पहले से ही आंगन में लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इसलिए पहुंचने के बाद गुरप्रीत चतुराई से पीछे हट गया, अर्जुन देव और फ्लेम रॉक सॉवरेन को अकेला छोड़ दिया। आधे साल की अनुपस्थिति के बाद
आप अप्रत्याशित रूप से वास्तव में एक सम्राट के दिल को पहले से संघनित करने के लिए रक्त तलवार संप्रभु के बाद दूसरे बनने में कामयाब रहे। हालांकि यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा कि उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ चिंता के साथ अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव बैठ गए और फ्लेम रॉक सॉवरेन को एक कप चाय पिलाई। फिर उन्होंने विषय जारी रखा। मैं समझता हूं, हवा और आग का महान क्लेश लेने वाले की शक्ति पर आधारित है। जो जितना मजबूत होगा उतना ही खतरनाक होगा। हालांकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे उपभोग अर्धसम्राट के लिए जल्दी से आगे बढ़ने की जरूरत थी, अन्यथा मुझे महान क्लेश लेने का अवसर भी नहीं मिलता। तब तक मुझे मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होगी। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक घूंट में चाय को सूखा दिया। फिर उन्होंने आह भरी, अपने पिछले 5000 वर्षों के जीवन में मैंने कई शक्तिशाली प्रतिभाओं को देखा है। हालांकि आपकी तुलना में वे सभी मंद और हल्के हैं। इससे भी पीछे जाने पर, यहां तक कि कुनलुन क्षेत्र के सबसे गौरवशाली प्राचीन युग में भी ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनकी मार्शल सम्राट की यात्रा आपकी तरह कठिन थी। अर्जुन देव ने विनम्रता से कहा, सीनियर बहुत विनम्र हो रहा है। इस बार मैं इसलिए भी आया क्योंकि मेरे पास कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं सीनियर की सलाह लेना चाहता हूं। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनमें से कुछ का अनुमान लगा सकता हूं। एक सम्राट के दिल को संघनित करने के बाद आपके पास निश्चित रूप से कुछ प्रश्न हैं। बोलना। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दूंगा। अर्जुन देव ने एक पल के लिए अपने सवालों पर विचार करने से पहले कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सीनियर जानता है कि परित्यक्त भूमि का क्या मतलब है? फ्लेम रॉक सॉवरेन मुस्कुराया और हंसा, नियमित मार्शल सम्राटों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा। हालांकि एक बार जब कोई मेरे स्तर पर पहुंच जाता है तो परित्यक्त भूमि अब कोई रहस्य नहीं रह जाती है। जो वरिष्ठ इतिहास से गायब हो गए वे ज्यादातर इस दुनिया को छोड़ गए। हालांकि प्राचीन युग में 100 दौड़ युद्ध के बाद कोई भी इस परित्यक्त भूमि को नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन देव ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? फ्लेम रॉक सॉवरेन एक पल के लिए झिझका, अपने कप में चाय घुमाया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए अब आपको बताने में कोई समस्या नहीं है। आखिरकार यह कुछ ऐसा है जिसका आपको देरस बेर सामना करना पड़ेगा। 100 रेस युद्ध के बाद कुनलुन क्षेत्र मार्शल दाओ के शिखर से गिर गया। हालांकि कुनलुन क्षेत्र ने राक्षसी आपदा की उस महान लड़ाई में एक कड़वी जीत हासिल की, लेकिन इसने डार्क चर्च को परित्यक्त भूमि से बाहर जाने वाले रास्ते को सील करने का मौका दिया। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इस तरह की खबर सुनी। वह अपने दिल में सदमे में महसूस कर रहा था क्योंकि उसने आश्चर्य से कहा, परित्यक्त भूमि का निकास है। एक बार था लेकिन अब नहीं है। कहाँ है? आपने इसे पहले देखा होगा। यह कुनलुन पर्वत श्रृंखला की असीम चोटी पर है जो रॉक ऑफ ओरिजिन को सील कर रहा है। यही स्वर्गारोहण का मूल मार्ग है। अर्जुन देव ने पीछे मुड़कर सोचा और याद किया। उस समय जब वह स्वर्गीय उस दिव्य वसंत की ओर बढ़े तो वास्तव में एक असीम शिखर था। उस समय उस असीम शिखर ने अर्जुन देव पर गहरी छाप छोड़ी थी। वह पर्वत शिखर विशाल और राजसी था जिसका शिखर दृष्टि से परे था। वहां विभिन्न जातियों के मार्शल सम्राट भी पहरा दे रहे थे। तो यह वह शिखर है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि कुनलुन क्षेत्र में वास्तव में ऐसा कोई रास्ता है। फ्लेम रॉक सॉवरेन फूट फूट कर मुस्कुराया। इस पर ज्यादा मत सोचो। अगर वह रास्ता सील न किया जाए तो भी बहुत लोग नहीं जाते। यह खतरे से भरी जगह है जहां 10 में से 9 की मौत हो जाएगी। इसके अलावा यह अब पूरी तरह से बंद है। पूरा कुनलुन क्षेत्र एक विशाल पिंजरे की तरह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के प्रतिभाशाली हैं, आप समय के कसाई के चाकू से बच नहीं पाएंगे और अंततः मर जाएंगे। फ्लेम रॉक सॉवरेन के शब्द लाचारी से टपक पड़े। उनका लहजा काफी हद तक सुप्रीम स्काई सम्राट यिंग जोंगटियन के समान था। शायद संप्रभु मार्शल सम्राट तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति को ऐसी कड़वाहट महसूस होगी। जबकि वे बाहर से शानदार लग रहे थे, उनमें एक कड़वाहट थी जिसे अन्य लोग समझ नहीं सकते थे।
इस डार्क चर्च की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? वे कुनलुन क्षेत्र को एक मृत अंत तक ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अर्जुन देव काफी देर तक इस बारे में सोचने के बावजूद समझ नहीं पाए। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक जवाब के लिए नुकसान में होने का चेहरा बनाया। फिर उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, कोई नहीं जानता। डार्क चर्च पहले से ही सुदूर प्राचीन युग के दौरान अस्तित्व में था। अमर युग से बची लगभग सभी जातियां उनके हाथों मर गईं। वे एक बुरे सपने की तरह लगते हैं। उसके बाद उजाड़ प्राचीन युग और पूर्व प्राचीन युग ने उनके निशान दिखाए। प्रारंभ में पूर्व प्राचीन युग मार्शल दाओ का शिखर था। यही वह समय था जब हमारे पास अच्छे के लिए डार्क चर्च से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि विभिन्न जातियों ने आपस में लड़ाई लड़ी, एक दूसरे को मार डाला। इसने डार्क चर्च को एक अवसर दिया। यह वास्तव में एक विडंबना थी। अर्जुन देव को कुछ याद आया। अगली राक्षसी आपदा कब आएगी? यह कहना मुश्किल है। मूल रूप से विभिन्न जातियों के प्राइम्स ने भविष्यवाणी की थी कि यह 10 वर्षों के भीतर होगा। हालांकि जाहिरा तौर पर कुछ बदलाव थे जिससे इसमें देरी हुई। अगली राक्षसी आपदा असाधारण हो सकती है। अगर यह नहीं आता है तो यह अच्छा होगा। हालांकि अगर यह आता है तो यह पूरे कुनलुन क्षेत्र को बहा देगा। अर्जुन देव ने सोचा कि चमन चौधरी ने क्या कहा, कैसे एज़्योर सम्राट का बुरा पहलू, तेंजियो, डार्क चर्च मास्टर की स्थिति को हड़पने में विफल रहने के बाद मर गया था। क्या यह परिवर्तनों में से एक हो सकता है? हालांकि अर्जुन देव फ्लेम रॉक सॉवरेन के साथ इस पर चर्चा नहीं कर सके। यह सिर्फ उसका अनुमान था। फ्लेम रॉक सॉवरेन और अधिक कहने को तैयार नहीं लग रहा था। उसने चाय का प्याला नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। चूंकि आप पहले ही एक सम्राट के दिल को संघनित कर चुके हैं, इसलिए मुझसे साधना के बारे में और प्रश्न पूछें। अपनी ताकत को देखते हुए मुझे आपको कुछ संकेत देने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से कहा, सीनियर विनम्र हो रहे हैं। यह जूनियर निश्चित रूप से सीनियर के पॉइंटर्स का स्वागत करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे बहुत लाभ होगा। यह सुनकर फ्लेम रॉक सॉवरेन खुश हो गया। यह अर्जुन देव बड़ी तस्वीर को समझ रहे थे। वह अपनी वर्तमान उपलब्धियों के कारण अहंकारी और अदूरदर्शी नहीं हुआ। वास्तव में यहां तक कि 100 अर्जुन देव भी फ्लेम रॉक सॉवरेन के लिए बिल्कुल भी एक मैच नहीं होंगे। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, आओ मुझे पहले आपकी आदिम ऊर्जा देखने दो। इतना कहने के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव के माथे को हिलाया। अर्जुन देव ने विरोध नहीं किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन की चेतना को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। थोड़ी देर बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपनी उंगली वापस खींच ली। उस एक पल में अर्जुन देव ने महसूस किया कि प्रकाश की एक किरण एक चक्र के लिए उनके शरीर को परिक्रमा कर रही है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव के स्वर्गीय नियमों, महत्वपूर्ण क्यूई और मानसिक ऊर्जा की सीमा को पूरी तरह से समझ लिया। कितना उत्कृष्ट! मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले आपके पास पहले से ही प्राइमर्डियल एनर्जी के 10 स्ट्रैंड हैं। इसके अलावा वे बहुत शुद्ध हैं। आधा कदम गोल्डन बॉडी, प्राइमर्डियल एनर्जी के 10 स्ट्रैंड, 70% समझ वाली कृपाण आत्मा और गड़गड़ाहट की चरम इच्छा। अपनी समग्र शक्ति के साथ आप प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट से बहुत कमजोर नहीं है। अर्जुन देव चुपचाप सुन रहा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था। बाद के बिट्स ही थे जो उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी देते थे। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। फिर उन्होंने जारी रखा, हालांकि यदि आप इनके आधार पर हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करना चाहते हैं तो मैं आपको अब बता सकता हूं कि यह असंभव होगा। अर्जुन देव ने कोई नाराजगी का भाव नहीं किया। उसने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, कृपया समझाओ। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपने दिल में अनुमोदन में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, इस अवधि के लिए मेरे साथ रहो। मैं आपको 1 महीने के लिए पॉइंटर्स देने के लिए अपना समय समर्पित करूंगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। एक संप्रभु मार्शल सम्राट का समय वास्तव में कीमती था।
अर्जुन देव का फ्लेम रॉक सॉवरेन के साथ शिक्षक छात्र संबंध नहीं था या रक्त संबंध नहीं था। फ्लेम रॉक सॉवरेन के लिए उसे संकेत देने के लिए 1 महीने के लिए खेती करना बंद कर देना, कहने की जरूरत नहीं है, यह एक बेहद कीमती अवसर था। आप बहुत विनम्र हैं। मैं किसी भी प्राइमर्डियल एनर्जी का उपयोग किए बिना आपके साथ चालों का आदान प्रदान करने के लिए एक नियमित आधेकदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का उपयोग करूंगा। आप अपने पास मौजूद किसी भी तुरुप के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि बिना कुछ बर्बाद किए अपनी पूरी ताकत कैसे बाहर लाएं। यह सुनकर अर्जुन देव थोड़ा स्तब्ध रह गए। उसने कुछ सदमे के साथ कहा, वरिष्ठ, क्या आप अपने आप को बहुत कठिन धक्का देंगे? अभी मैं अपने स्वयं के पहले स्वर्ग मार्शल सम्राट को फिर से रखने में सक्षम हूं। फ्लेम रॉक सॉवरेन मुस्कुराया और कहा, उस स्थिति में मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगा। मैं आपको एक कदम उठाने के लिए 10 मौके दूंगा। जब तक आप मुझे एक कदम पीछे ले जा सकते हैं, आप जीत जाते हैं। यदि आप जीतते हैं, तो मैं आपको एक बड़ा उपहार दूंगा जिसकी आपको निश्चित रूप से आवश्यकता है। यदि आप हार जाते हैं, तो अपनी सभी पीक ग्रेड 1000 साल की लॉ सौंप दें। ठीक है। यह एक सौदा है। अर्जुन देव बिना सोचे समझे सीधे सहमत हो गए। यदि उसके लिए आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के बल पर फ्लेम रॉक सॉवरेन को हराने का दाव था, जबकि वह चौंक जाएगा, तब भी वह इस पर कुछ संदेह रखेगा। हालांकि दाव केवल फ्लेम रॉक सॉवरेन को एक कदम पीछे धकेलने के लिए था। अर्जुन देव को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकते। यह आंख मूंदकर अहंकारी नहीं था। यह उसकी अपनी ताकत पर भरोसा था, अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया और फ्लेम रॉक सॉवरेन को देखा। फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप तैयार हैं? आप किसी भी समय अपना कदम उठा सकते हैं। बहुत अच्छा। उस मामले में अपराध के लिए खेद है। उसकी चाल चलने के कुल 10 मौके थे। अर्जुन देव एक सतर्क व्यक्ति थे। साथ ही उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। पहली बार जब उन्होंने कोई कदम उठाया, तो उन्होंने किसी भी आदिम ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। अर्जुन देव ने सीधे अपने स्वर्गीय नियमों की विधि ऊर्जा का उपयोग किया और 1000 वर्षीय आधिपत्य स्थापना को निष्पादित किया। राजत्व का असीम प्रभुत्व एक जबरदस्त लहर में उसके शरीर से बाहर निकल गया। अर्जुन देव के शरीर की चमक के साथ शहर हवा में प्रकट हुए। शहर में लाखों आकृतियां दिखाई दीं, घुटने टेक कर 10,000 साल तक जीवित रहे, चिल्ला रही थी। अर्जुन देव की आभा एक उफनते ज्वार की तरह थी, जो तुरंत चरम पर पहुंच गई। जब 10,000 साल तक जीवित रहे के नारे एक में विलीन हो गए, तो उन्होंने इस अत्याचारी 1000 साल के आधिपत्य प्रतिष्ठान के साथ काट दिया। अर्जुन देव ने जो भी मेडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों को समझा, उनमें से 1000 वर्षीय आधिपत्य स्थापना सबसे अत्याचारी थी। उन्हें विश्वास था कि यह कदम फ्लेम रॉक सॉवरेन को वापस मजबूर करेगा। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि इस कदम को सिर पर लेने के बाद आधा कदम मार्शल सम्राट आधा कदम भी नहीं हिलाएगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन कोई अपवाद नहीं होगा। वापस एक राजवंश के प्रभुत्व ने एक राजवंश के भाग्य को साकार किया। अर्जुन देव की कृपाण हड़ताल में यह भाग्य पूरी तरह से निहित था। मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक को निष्पादित करने में सक्षम होना मूलभूत स्तर प्राप्त करने का प्रतीक था। एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक में हेरफेर करना छोटी पूर्णता का प्रतीक था। अगला स्तर राज्यों का संचार था। किसी को गहन मार्शल तकनीक के भीतर निहित स्थिति को समझने और इसे इस कदम में मूर्त रूप देने की आवश्यकता थी। यह महान पूर्णता का प्रतीक था। जहां तक अंतिम स्तर की बात है, वह इसे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार उपयोग करेगा। सिर्फ एक विचार के साथ हमला करने से पहले ही मार्शल तकनीक की रहस्यमय घटना एक पल में पहले ही इकट्ठा हो जाएगी। जैसे ही हथियार निकाला जाएगा, मार्शल तकनीक की पूरी ताकत फूट पड़ेगी। यह चरम समाप्ति थी। किसी भी मार्शल तकनीक में ये 4 स्तर होंगे: मूलभूत, छोटी पूर्णता, महान पूर्णता और अंत में उपभोग। मार्शल तकनीक का ग्रेड या रैंक जितना ऊंचा होगा, उसे विकसित करना उतना ही कठिन होगा। एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक के लिए एक नियमित नाबालिग स्वर्गीय मार्शल सम्राट को 100 से भी कम वर्षों में महान पूर्णता तक पहुंचना मुश्किल होगा।
हालांकि अर्जुन देव का 1000 वर्ष का आधिपत्य स्थापना महान पूर्णता तक पहुंचने से थोड़ा ही कम था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने प्रशंसा से भरे हुए खुद को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अर्जुन देव इतना आश्वस्त था। अर्जुन देव वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनकी शक्ति चौंकाने वाली शक्ति थी। हालांकि अभी भी कुछ कमी थी। अगर अर्जुन देव फ्लेम रॉक सॉवरेन को वापस मजबूर करना चाहते हैं तो यह काफी मुश्किल होगा। जब शक्तिशाली कृपाण प्रकाश फ्लेम रॉक सॉवरेन से लगभग 3 मीटर की दूरी पर पहुंच गया तो उसने अपनी चाल चली। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसका पूरा शरीर गहरा लाल हो गया और आग की लपटों से धधक उठा, जैसे कि वह एक लौ क्रिस्टल में बदल गया। हालांकि जब अर्जुन देव की कृपाण की रोशनी संपर्क करने वाली थी तो फ्लेम रॉक सॉवरेन के चारों ओर आग की लपटें फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों में से एक की ओर बढ़ गईं। उस पल में फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों पर आग की लपटें अविश्वसनीय रूप से चमकदार हो गईं, जिससे आकाश में सूरज की रोशनी हावी हो गई। आकाश में अचानक अंधेरा छा गया, केवल प्रकाश का वह स्थान रह गया जो चकाचौंध और भेदी था। क्या? जब फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों ने कृपाण की रोशनी को छुआ तो अंतरिक्ष में आंसू दिखाई दिए। कोई खुद को स्थिर करने से पहले 10 कदम पीछे चला गया। यह फ्लेम रॉक सॉवरेन नहीं था। इसके बजाय यह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे अर्जुन देव थे, जिन्होंने अपनी कृपाण से हमला किया था। अर्जुन देव चौंक गए। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने यह कैसे किया? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने एक बिंदु पर अपने पूरे शरीर में सारी ऊर्जा इकट्ठा की, इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया। अगर अर्जुन देव ने ऐसा किया होता तो उनकी उंगली तुरंत फट जाती। इससे पहले कि वह दुश्मन को घायल कर पाता, वह पहले खुद को अपंग कर लेता। गोल्डन एम्परर बॉडी? यह सही नहीं है। सीनियर फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा कि वह केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का उपयोग करेंगे। वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने के बाद अर्जुन देव घबराए नहीं। इसके बजाय उन्होंने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उसके चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। यह बहुत अच्छा है। ऐसी मानसिक स्थिति दुर्लभ है। काफी देर तक इस कदम पर विचार करने के बाद भी अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था। यह तकनीक बहुत आश्चर्यजनक थी। 1000 साल का आधिपत्य प्रतिष्ठान पहले से ही उनकी सबसे अत्याचारी मार्शल तकनीक थी। अगर यह मार्शल तकनीक भी सफल नहीं हो सकी तो उनकी अन्य मार्शल तकनीकों के लिए सफल होना मुश्किल होगा। आदिम ऊर्जा का उपयोग करना व्यर्थ था। यदि अर्जुन देव ने आदिम ऊर्जा का उपयोग किया और भाग्य से जीत हासिल की तो यह एक अनुचित लाभ का परिणाम होगा। मैं हार स्वीकार करता हूं। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराए और मनीषा मिहिर ने उन्हें यूनिवर्स रिंग से दी गई 1000 साल की लौ को कुछ दिल के दर्द के साथ बाहर निकाला। हाँ, फ्लेम रॉक सॉवरेन जोर से हंसा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, सभी 1000 साल की लौ को अपनी स्थानिक अंगूठी में स्वीप करना चाहता था। हम्फ। बस इसी समय अभिमा ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में सूंघा। वह किसी समय अमर आत्मा की अंगूठी से उभरी थी और एक तरफ खड़ी थी। उसने फ्लेम रॉक सॉवरेन पर नजर डाली। उसका अर्थ स्पष्ट था, यदि आप उन्हें लेने की हिम्मत करते हैं तो इसे आजमाएं। उसके बाद उसने आकाश की ओर देखा और फ्लेम रॉक सॉवरेन को नजरअंदाज कर दिया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उसके चेहरे पर उस प्रसन्न मुस्कान को मिटा दिया। अभिमा की सार्थक नजर ने उसे कुछ हद तक विचलित कर दिया। फिर वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया, छोटे भाई, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं, बहुत गंभीर हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हे। मुझे बस इतना पता था कि लिटिल बा कमजोरों को धमकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह वास्तव में एक वरिष्ठ है। अभिमा की अभिव्यक्ति तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गई। फिर उसने जमीन पर सभी 1000 साल की लौ को अपने आलिंगन में गले लगा लिया। फिर उसने कहा, यह सही है। उस बड़े उपहार के बारे में क्या? चूंकि आपने पहले ही कहा है तो इसे बाहर निकाल लें। आप अभी भी इसे क्यों छिपा रहे हैं? जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उन्होंने जल्दी से कहा, अभिमा, मैं ही था जो शर्त हार गया था, इसलिए। अभिमा बहुत चमकते हुए मुस्कुराई।
उसने फ्लेम रॉक सॉवरेन पर अपनी पलकें झपकाईं। क्या ऐसा है? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने 1000 साल की लौ को देखा और अपनी लार निगल ली। फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ हाँ। रुको, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं है। छोटे दोस्त अर्जुन देव, शर्त सिर्फ एक मजाक थी। एक वरिष्ठ के रूप में मैं आपके साथ दांव कैसे लगा सकता हूं? यहां, यह एक ग्रीटिंग गिफ्ट है। इतना कहने के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने दिल के दर्द की अभिव्यक्ति के साथ एक बोतल फेंक दी। अर्जुन देव ने उसे पकड़ा और बोतल खोली। एक परिचित आभा तुरंत बाहर निकल गई, जिसने अर्जुन देव को अपनी शांति खोने के लिए चौंका दिया। यह है। यह सही है। ये प्राइमर्डियल पिल्स हैं। वहां कुल 10 हैं। हर 100 साल में मैं अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग एक को परिष्कृत करने के लिए करता हूं। मूल रूप से मैं उन्हें बलवान के पास छोड़ने की योजना बना रहा था। अब मैं उन्हें आपको दे दूंगा। इनका अच्छे से इस्तेमाल करें। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करने में सक्षम होंगे। वे वास्तव में प्राइमर्डियल पिल्स थे। प्राइमर्डियल एनर्जी को गोलियों में परिष्कृत किया गया था। इस तरह की उपलब्धि के लिए बड़ी मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फ्लेम रॉक सॉवरेन को अपनी खेती के लिए भी आदिम ऊर्जा की आवश्यकता थी। हर सदी में एक गोली बनाना एक बहुत बड़ा खर्च था। यह उपहार बहुत मूल्यवान था। अर्जुन देव को बहुत दोषी महसूस हुआ। हालांकि वह इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। उन्होंने कहा, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अर्जुन देव ने गंभीरता से आदिम गोलियों को स्वीकार कर लिया। ये 10 प्राइमर्डियल पिल्स बस बहुत कीमती थे। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा कि उन्हें इस उपहार की बिल्कुल जरूरत है। अभिमा मुस्कुराते हुए चली गई और अर्जुन देव से प्राइमर्डियल पिल्स ले ली। फिर उसने उस पर पलकें झपकाईं और फुसफुसाया, मैं पहले उनकी देखभाल करने में आपकी मदद करूंगी। लिटिल बा से और चीजें निकालना याद रखें। चूंकि वह मुझे बड़ी बहन कहने की हिम्मत करता है, इसलिए उसके साथ समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्लेम रॉक सॉवरेन के होंठ, जो पहले से ही दिल का दर्द महसूस कर रहे थे, इन शब्दों को सुनकर हिल गए। एक बार जब अभिमा बहुत दूर थी, तो अर्जुन देव ने कहा, वरिष्ठ, इस 1000 वर्ष की लौ का शराब बनाने वाला मेरे स्वर्गीय तारा द्वीप पर है। जब मैं अपनी प्रदत्त भूमि पर लौटूंगा, तो मैं उसे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली 1000 साल की लौ का एक बैच बनाने और उन्हें भेजने के लिए कहूंगा। यह सुनकर फ्लेम रॉक सॉवरेन मुस्कुराया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। इसे याद रखें। मुझे शराब सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर मजबूत आत्माएं। मैंने इस 1000 साल की लौ को पहले एक बार पिया था और तब से मैं इसका स्वाद कभी नहीं भूला। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अपनी मुस्कान वापस ले ली, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, आपको पॉइंटर्स देने के इस 1 महीने में मैं आपको केवल 3 चीजें सिखाऊंगा। पहला वह है जो आपने देखा, जो एक बिंदु पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करना है। वह शार्प स्पिरिट फिंगर है। यद्यपि इसे उंगली नाम दिया गया है, एक बार जब आप वास्तव में इसे समझ लेते हैं, तो आप इसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से के साथ, न कि केवल उंगलियों के साथ उपयोग करने में सक्षम होंगे। दूसरा मार्शल सम्राटों की खेती के बारे में है और संसाधनों को बर्बाद नहीं करते हुए अपनी आदिम ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कैसे करें। तीसरा अब आपसे निकटता से संबंधित है, क्लेशों को पार करने की कुछ तकनीकें। अर्जुन देव ने स्तब्ध भाव दिखाया। इन 3 चीजों को दिव्य तकनीक भी कहा जा सकता है, ये सभी असाधारण हैं। सिर्फ एक सीखने से पहले से ही काफी लाभ होगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन का पक्ष बहुत बड़ा था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने जारी रखा, हालांकि मेरा मार्गदर्शन आसान नहीं होगा। आपको उनमें से हर एक में बहुत दर्द से पीड़ित होना पड़ेगा। यह विशेष रूप से तीसरे के लिए है। तुम मर भी सकते हो। अर्जुन देव को कोई डर महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें दृढ़ रहीं क्योंकि उसने कहा, वरिष्ठ, निश्चिंत रहें। मैंने अब तक अपने मार्ग पर इस सिद्धांत को पहले ही समझ लिया है। किसी चीज का मूल्य जितना अधिक होगा,
भुगतान करने के लिए जोखिम या कीमत उतनी ही अधिक होगी। बिना कुछ लिए कुछ पाने जैसी कोई चीज नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें शार्प स्पिरिट फिंगर सिखाऊंगा। छोटे दोस्त अर्जुन देव, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पिछली उंगली की चाल को पूरा करने में कैसे कामयाब रहा? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव को देखते हुए पूछा, जैसे कि अर्जुन देव की समझ क्षमता का परीक्षण कर रहा हो। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, सतह पर ऐसा लग रहा था कि आपने एक बिंदु पर इकट्ठा करने से पहले सारी ऊर्जा को लगातार संकुचित कर दिया है। फिर आपने यह सब एक ही बार में उजागर किया, एक आक्रामक शक्ति का प्रदर्शन किया जो आपकी खेती से कहीं अधिक थी। इससे पहले फ्लेम रॉक सॉवरेन ने केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की खेती के साथ अपनी उंगली की चाल को अंजाम दिया। हालांकि आक्रामक शक्ति अर्जुन देव की मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक से कहीं अधिक थी। इसके पीछे यही सिद्धांत था। हालांकि अगर यह इतना आसान होता तो यह कुछ खास नहीं होता। यह कुछ ऐसा होगा जिसे कोई भी एक नज़र से आसानी से सीख जाएगा। फिर फ्लेम रॉक सॉवरेन द्वारा अर्जुन देव को यह सिखाने का क्या मतलब होगा? फ्लेम रॉक सॉवरेन मंद मुस्कुराया और कहने से पहले सिर हिलाया, जारी रखें। फिर अर्जुन देव ने कुछ देर और सोचा और कहा, वास्तविक स्थिति निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं है। कानून ऊर्जा किसी के शरीर में पानी की तरह बहती है। मानव शरीर पानी की थैली की तरह है। एक बार जब एक निश्चित स्थान भर जाता है तो पानी की थैली खराब हो जाएगी। अगर यह सिर्फ 1 या 2 बार होता तो शरीर इसे सहन करने में सक्षम होता। हालांकि अगर यह 10 गुना से अधिक हो जाता है, 100 बार या हजारों बार, तो पानी की थैली में निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं होंगी जिससे यह फट जाएगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। यह पहली बार है जब मैंने इस तरह की तुलना के बारे में सुना है। यह काफी दिलचस्प है। आगे बढ़ो। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पानी की थैली फट न जाए? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने यह नहीं बताया कि अर्जुन देव सही थे या गलत। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन देव को इस विचार की पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए संकेत दिया। उत्साहित महसूस करते हुए अर्जुन देव ने कहा, यदि आप पानी की थैली को टूटने से रोकना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक है पानी की थैली की कठोरता को बढ़ाना, यानी भौतिक शरीर की ताकत। दूसरी विधि पानी के घनत्व को बढ़ाना है। इसका मतलब है कानून ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करना और इसे सघन बनाना। परिष्कृत कानून ऊर्जा का एक समान आकार का किनारा 10 गुना, 100 गुना संबंधित शक्ति को बाहर लाने में सक्षम होगा। अर्जुन देव की विचार रेखा और अधिक स्पष्ट होती गई। मेरा अनुमान है कि सीनियर ने दूसरी विधि का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर ने केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की ताकत का इस्तेमाल किया और गोल्डन एम्परर बॉडी का उपयोग नहीं किया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव को भ्रमित करते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। वह सही था या गलत? वरिष्ठ, तो क्या मैं सही था या गलत? अर्जुन देव ने ध्यान से पूछा। अब वह यह पता नहीं लगा सका कि फ्लेम रॉक सॉवरेन क्या सोच रहा था। अपनी भर हंसी के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उत्तर दिया, क्षमा करें, यह पूरी तरह से गलत है। हालांकि मुझे लगता है कि आपकी सोच एक व्यवहार्य दिशा भी है। ठीक है, इस पर विचार किया जा सकता है। अर्जुन देव अवाक रह गए। यह बस उसे कूदने के लिए एक गड्ढा खोद रहा था। सबसे पहले फ्लेम रॉक सॉवरेन की अभिव्यक्ति के आधार पर अर्जुन देव ने सोचा कि वह सही था। अप्रत्याशित रूप से फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा कि अंत में। अर्जुन देव ने उदास होकर कहा, सीनियर, मुझे इस तरह बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, मैं आपको मूर्ख नहीं बना रहा हूं। यह मार्शल तकनीक है जिसे मैंने खुद से समझा, कुछ मेरा है। किसी भी चीज की तुलना उस चीज से नहीं की जा सकती जिसे आपने स्वयं समझा है। आपके विचार की रेखा वास्तव में सही है। हालांकि भौतिक शरीर एक भौतिक शरीर है, यह अभी भी अंत में पानी की थैली से कुछ अलग है। मेरी विधि केवल एक ही चीज का उपयोग करती है, गति, रफ्तार। इसका क्या मतलब है? यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए अत्यधिक गति का उपयोग करना है। भौतिक शरीर वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकता।
हालांकि अगर यह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए है या 100वें हिस्से के लिए भी, तो क्या आपको लगता है कि भौतिक शरीर इसे सहन कर सकता है? अर्जुन देव का दिमाग चमक उठा, वह तुरंत प्रबुद्ध महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से, यदि यह भौतिक शरीर की कठोरता को देखते हुए 1 सेकंड के 1000वें हिस्से या यहां तक कि सिर्फ 100वें हिस्से के लिए था, तो यह निश्चित रूप से टिकाऊ होगा। हालांकि यह सीमा के बहुत करीब था। बस थोड़ा धीमा, और इसके परिणामस्वरूप शरीर को नुकसान हो सकता है, नुकसान लाभ के लायक नहीं होगा। यह रस्सी पर नाचने जैसा था। यदि कोई लापरवाह हो गया और गिर गया, तो परिणामों से उबरना मुश्किल होगा। मैं इसे आपको कुछ बार प्रदर्शित करता हूं। ध्यान से देखो। फ्लेम रॉक सॉवरेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर उसने लापरवाही से इशारा किया। आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया, जिससे अर्जुन देव कुछ भी नहीं देख पाए। फ्लेम रॉक सॉवरेन की उंगलियों पर तेज रोशनी के अलावा सूर्य के समान उज्ज्वल प्रकाश, अर्जुन देव फ्लेम रॉक सॉवरेन के चेहरे और शरीर को भी नहीं देख सके। वे सभी इस उज्ज्वल प्रकाश से अभिभूत थे, अंधेरे में विलीन हो गए थे। प्रकाश चमक उठा और फ्लेम रॉक सॉवरेन के कंधे पर सूरज की तरह तेज रोशनी दिखाई दी। फ्लेम रॉक सॉवरेन के शरीर पर लगातार कई सूरज जैसी उग्र रोशनी दिखाई देती थी, जिससे वह बिना रुके जगमगा उठता था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, फ्लेम रॉक सॉवरेन के धैर्यवान प्रदर्शन को करीब से देख रहे थे। अंत में उन्होंने इसके लिए कुछ तरकीबें खोजीं। फ्लेम रॉक सॉवरेन की छाती पर एक हल्का लाल भंवर लगातार घूमता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून ऊर्जा कहाँ बहती है, यह लाल भंवर कभी गायब नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि लाल भंवर बिल्कुल भी नहीं रुका। हालांकि वास्तव में लाल भंवर चमक रहा था, अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था, यहां तक कि उन देदीप्यमान सूरज जैसी उग्र रोशनी से भी तेज। लाल भंवर भौतिक आंख के लिए अपनी गति को पकड़ने के लिए बहुत तेज था। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि यह कभी नहीं रुका। रोशनी चमकना बंद हो गई और फ्लेम रॉक सॉवरेन ने पूछा, इसके बारे में कैसे? क्या आपने कुछ भी पता लगाने का प्रबंधन किया? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जवाब दिया, सीनियर्स शार्प स्पिरिट फिंगर का मूल आपकी छाती पर लाल भंवर होना चाहिए। उस लाल भंवर को साकार करने में सक्षम होने के बिना, भले ही दूसरों को शार्प स्पिरिट फिंगर के सिद्धांत के बारे में पता हो, वे इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह सही है। मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले मैंने इस शार्प स्पिरिट फिंगर को समझा। भाग्य के एक झटके के कारण मैंने स्वर्ग के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश किया और प्रेरणा की एक चमक के बाद इसे समझ लिया। अर्जुन देव ने कहा, इस दुनिया में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि प्रेरणा की चमक जैसी किसी चीज के लिए बड़ी मात्रा में संचय के बिना कोई भी प्रेरणा की इस चमक को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इस टिप्पणी ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को दंग कर दिया जब उन्होंने इसे सुना। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव इसे इतनी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे फ्लेम रॉक सॉवरेन ने 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के बाद समझा। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। पहला है मेरे तरीकों का पालन करना, और मैं आपको शार्प स्पिरिट फिंगर सिखाऊंगा। दूसरा उस दिशा को सही करना है जो आपने खुद को पाया था। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आसपास रहूंगा। अर्जुन देव ने निर्णय लेने से पहले ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया। मैं दूसरा मार्ग चुनता हूं। उनके निर्णय की गति ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को कुछ हद तक चकित कर दिया। क्यों? क्या आपने इस पर विचार किया है? यह सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी। समय बहुत कम है। यदि आप इसे स्वयं समझना चाहते हैं तो यह बहुत कठिन है। मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। वरिष्ठ सही है। स्वयं द्वारा समझी गई मार्शल तकनीक अंत में स्वयं के लिए अधिक अनुकूल होती है। जबकि पहला मार्ग चुनना सरल लगता है और मुझे जल्दी से सीखने की अनुमति देगा, सीनियर एक अग्नि जिम्मेदार कृषक है जबकि मैं एक बिजली जिम्मेदार कृषक हूं। हालांकि मैं तेजी से सीखूंगा, लेकिन भविष्य में इसे पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव ने अपना विश्लेषण जारी रखा। अगर मैं दूसरा मार्ग चुनता हूं, जबकि सीखना बहुत धीमा होगा, एक बार जब मैं नींव बना लेता हूं, तो यह मेरे लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा, जो वास्तव में अधिक कुशल होगा।
फ्लेम रॉक सॉवरेन मुस्कुराया। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप इसे स्वयं समझ सकते हैं? अर्जुन देव ने शांति से कहा, सीनियर ने पहले ही मुझे इसे स्पष्ट रूप से समझाया था और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से इसका प्रदर्शन भी किया था। अगर मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं, तो यह केवल यह दिखाने के लिए जाएगा कि यह शार्प स्पिरिट फिंगर मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, अच्छा। उस स्थिति में, मैं आपको 10 दिन दूंगा। चाहे आप सफल हों या नहीं, मैं इस चरण को छोड़ दूंगा और आपको दूसरी बात, प्राइमर्डियल एनर्जी का उपयोग सिखाऊंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया लेकिन ध्यान और विचार करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने फ्लेम रॉक सॉवरेन को विस्तार से समझाने के लिए कहा कि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने शुरू में शार्प स्पिरिट फिंगर को कैसे समझा था। 2 दिन जल्दी बीत गए। यहां तक कि फ्लेम रॉक सॉवरेन भी अर्जुन देव के सवालों से कुछ थक गया था। हालांकि, अर्जुन देव ने अभी भी अथक और धैर्यपूर्वक सलाह मांगी। जहां तक अर्जुन देव समझ रहे थे, इस तरह के एक संप्रभु मार्शल सम्राट का अपने साथ होना किसी भी गुप्त मैनुअल की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी था। जब तीसरा दिन आया, तो अर्जुन देव ने फ्लेम रॉक सॉवरेन से सवाल पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय, एक व्यक्ति की ऊंचाई वाली किताबों का ढेर उसके बगल में खड़ा था। ये सभी कुछ साधना तकनीक या मार्शल तकनीक थी जिनका उल्लेख फ्लेम रॉक सॉवरेन ने बातचीत करते समय किया था। इस दृश्य ने देखने वाले फ्लेम रॉक सॉवरेन को कुछ हद तक जीभ से बंधा दिया। यहां तक कि वह उन सभी को याद नहीं कर सका। हालांकि, अर्जुन देव ने उन सभी को इकट्ठा करते हुए एक भी नहीं छोड़ा। चौथे दिन अर्जुन देव के बगल में किताबों का एक और ढेर दिखाई दिया। ये सभी बिजली के कारण खेती की तकनीक और मार्शल तकनीक थे जिन्हें उन्होंने फ्लेम रॉक सॉवरेन से उधार लिया था। जैसे ही फ्लेम रॉक सॉवरेन और अभिमा ने 1000 साल की लौ पी ली, वे कभी कभी अर्जुन देव की ओर देखते थे, जो ड्रिल ग्राउंड पर गंभीरता से पढ़ रहे थे। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, लगभग आधा समय बीत चुका है और वह अभी भी पढ़ रहा है। वह बहुत शांत और उदासीन है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या उसने एक गलत निर्णय लिया, एक बेवकूफ में भाग गया जो केवल सिद्धांत में उत्कृष्ट था। अभिमा ने मुस्कुराते हुए डांटा, बस तुम रुको। अर्जुन देव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिस पर उन्हें भरोसा नहीं होता। चूंकि उन्होंने दूसरा मार्ग चुना है, इसलिए वह निश्चित रूप से आश्वस्त हैं। आपको पता नहीं है कि उसकी समझने की क्षमता कितनी मजबूत है। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा, मुझे यह भी उम्मीद है कि वह इसे स्वयं समझ सकते हैं। इस तरह, यह अपने सबसे मजबूत स्तर पर होगा। हालांकि, केवल 6 दिन बचे हैं और वह अभी भी इसके बारे में बहुत शांत है। मैं वास्तव में चिंतित होने लगा हूं। अरे, अर्जुन देव चले गए। अभिमा ने अपना शराब का कप नीचे रखते हुए कहा। फ्लेम रॉक सॉवरेन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने जल्दी से देखा। हालांकि, वह निराश महसूस करने में मदद नहीं कर सका। अर्जुन देव द्वारा किताबें रखने के बाद, उन्होंने चुपचाप ध्यान और विचार करने के बजाय चीजों को आजमाने शुरू कर दिया। अंत में अर्जुन देव एक बार भी सफल नहीं हुए। इसके बजाय, बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर पर विभिन्न घावों को खोल दिया। कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके आंतरिक अंगों को गंभीर चोट लगी थी। फ्लेम रॉक सॉवरेन इस पर रोक लगाना चाहता था। हालांकि, अभिमा ने उसे रोक लिया। मत जाओ। यह देखते हुए कि वह कितना जिद्दी है, वह इस समय आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए, यह स्थिति जारी रही। रात हो या दिन, ड्रिल ग्राउंड में बिजली चमकती थी और गड़गड़ाहट होती थी। इन रहस्यमय घटनाओं ने पूरे फ्लेम रॉक महल के सभी काश्तकारों और नौकरों को चौंका दिया। जब इन लोगों ने अर्जुन देव को खुद के साथ कठोर व्यवहार करते देखा, तो उन सभी के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव दिखाई दिए। वह क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि वह फ्लेम रॉक सॉवरेन के घाघ कौशल को समझ रहा है, जो फ्लेम रॉक सॉवरेन किसी को नहीं सिखाता है, शार्प स्पिरिट फिंगर। आप मजाक कर रहे होंगे। वह खुद को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वह अभी भी शार्प स्पिरिट फिंगर को समझना चाहता है। क्या उसके सिर पर चोट लगी? जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, इसने आकाश को दिन रात लगातार काले बादल छाए रहने से ढक दिया। इस तरह 3 दिन बीत गए। अब,
इसने न केवल फ्लेम रॉक महल के लोगों को बल्कि पूरे डार्क सिटी के सभी काश्तकारों को भी चौंका दिया। यह रहस्यमय घटना बस बहुत लंबे समय तक चली, जिससे सैकड़ों हजारों चमकते बिजली के बोल्ट बन गए। 50 किलोमीटर दूर से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है जब उन्होंने इस रहस्यमय घटना को देखा। सभी ने सोचा कि फ्लेम रॉक महल में एक शक्तिशाली दिव्य हथियार या शिखर सम्राट ग्रेट गुप्त हथियार बनाया जा रहा था। अंत में इस हंगामे ने डार्क सिटी के अन्य महान डाकुओं को भी चौंका दिया। फ्लेम रॉक सॉवरेन, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने फ्लेम रॉक महल में छिप रहे हैं? आप हमें सूचित भी नहीं करने जा रहे हैं जब आप एक शक्तिशाली दिव्य हथियार को परिष्कृत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रैंकिंग को बहुत कम मानते हैं और अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? काला सागर के शीर्ष महान डाकू ब्लड शार्क सॉवरेन ने महल के बाहर आने के बाद ठंड से मांग की। यह गलतफहमी हाथ से निकल रही थी। फ्लेम रॉक सॉवरेन ठंडे पसीने से तर हो गया जब उसने महल के द्वार पर खड़े अन्य 12 महान डाकुओं की शत्रुतापूर्ण निगाहें देखी। स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाना वास्तव में कठिन था। फ्लेम रॉक सॉवरेन के पास फ्लेम रॉक कैसल के गठन को उठाने और इन महान डाकुओं को अंदर जाने देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने शाप दिया, लानत है बच्चे। आप वास्तव में जानते हैं कि मेरे लिए परेशानी कैसे पैदा करनी है। मेरा फ्लेम रॉक महल कब से अन्य महान डाकुओं के लिए खुल गया। फिर भी अब वे सभी सामूहिक रूप से प्रवेश कर चुके हैं। अन्य काश्तकारों ने महान डाकुओं को प्रवेश करते देखा। गठन के खुले रहने के दौरान समय का लाभ उठाते हुए वे सभी अंदर आ गए। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने फिर से शाप दिया और अब उसे परवाह करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। आखिरकार उसके पास कोई शर्मनाक रहस्य नहीं था। इन लोगों को अंदर आने देने से उन्हें आधारहीन अफवाहें फैलाने से रोका जा सकेगा। जब सभी ने अर्जुन देव को देखा, जो अपने बालों के साथ घावों से ढके हुए थे और उनकी उपस्थिति लगभग पहचानने योग्य नहीं थी, बिजली के बीच और सच्चाई का पता लगाया तो वे दंग रह गए। यह कौन है? क्या वह पागल है? यदि कोई शार्प स्पिरिट फिंगर को ऐसे ही समझ सकता है तो इस महान डाकू की घाघ तकनीक बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं होगी। मैं शर्त लगाता हूं कि वह निश्चित रूप से शार्प स्पिरिट फिंगर को नहीं समझ पाएगा। कौन जानता है, वह मर भी सकता है। आपके साथ कौन दाव लगा रहा है? क्या यह पहले से ही स्पष्ट नहीं है? फ्लेम रॉक सॉवरेन का निर्णय बहुत खराब है। यह पर्याप्त नहीं है कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाया, लेकिन उसे पूरे शहर को चौंकाना पड़ा और उन्हें संदिग्ध बनाना पड़ा। जब फ्लेम रॉक सॉवरेन ने इन सभी टिप्पणियों को सुना तो वह इतना निराश हुआ कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। फिर उसने अर्जुन देव की ओर देखा, जिसने अपने आसपास की चीजों के लिए एक बहरा कान और आंखें मूंद ली। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने मन ही मन सोचा, छोटे दोस्त, आपको मेरे लिए मेरी कुंठाओं को बाहर निकालना होगा। अब अन्य 12 महान डाकू सभी बाहर हैं। यदि आप वास्तव में इसे नहीं समझ सकते हैं तो मैं एक बहुत बड़ा मजाक बन जाऊंगा। मेरे पुराने दोस्तों, चूंकि आप पहले से ही यहाँ की स्थिति को समझते हैं, आप अब जा सकते हैं। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने अर्जुन देव से दूर होने के बाद दूसरों की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। ब्लड शार्क सॉवरेन, काला सागर के शीर्ष महान डाकू, मुस्कुराए और कहा, फ्लेम रॉक सॉवरेन, हमें भगाने की इतनी जल्दी मत करो। यह पहली बार है जब मैंने इस फ्लेम रॉक महल में प्रवेश किया है। इसका लेआउट बहुत अच्छा है। अन्य महान डाकू सभी मुस्कुराए, छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने सोचा, मुझे बस इतना पता था कि पुराने कोहरे के इस समूह को दूर भगाना इतना आसान नहीं होगा। नीलम दत्ता ने जैसे ही अर्जुन देव की ओर देखा, जो बिजली के बीच समझ रहे थे, उन्होंने पूछा, फ्लेम रॉक सॉवरेन, वह कब से ऐसा कर रहे हैं? 3 दिन। वह पूरे दिन और रात ऐसी स्थिति में रहा है? सहज रूप में। अन्यथा वह आपको पुराने कोहरे को कैसे बाहर निकालेगा? फ्लेम रॉक सॉवरेन ने बड़बड़ाया। जिस क्षण फ्लेम रॉक सॉवरेन ने कहा कि ब्लड शार्क सॉवरेन, नीलम दत्ता और अन्य महान डाकुओं ने अजीब भाव दिखाए, वे सभी चुपके से चौंक गए। अर्जुन देव इस समय घावों से भरे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे। बिजली ने उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, दर्द स्वयं स्पष्ट था। हालांकि
उन्होंने 3 दिनों तक इसे सहन किया था और फिर भी रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। क्या यह छोटा आदमी बहुत कठिन संघर्ष नहीं कर रहा है? वह इस आत्मयातना से गुजरना चाहता है और आपके कुछ संकेतों के साथ शार्प स्पिरिट फिंगर को समझना चाहता है। यह बहुत भोला है, 9वें स्थान पर रहने वाले महान डाकू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये महान डाकू एक साथ काम करने वाले लोग थे। वे फ्लेम रॉक सॉवरेन की शार्प स्पिरिट फिंगर की शक्ति को समझते थे। वे यह भी जानते थे कि शार्प स्पिरिट फिंगर कितनी भयानक थी जब फ्लेम रॉक सॉवरेन ने इसे अपनी पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल किया था। उनमें से अधिकांश ने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन देव इतने कम समय में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ पाएंगे। हालांकि इन महान डाकुओं को अभी भी अर्जुन देव को संघर्ष करते हुए देखकर झटका लगा। अगर यह वे थे तो उस उम्र में वे इस स्तर तक बिल्कुल नहीं सहन कर सकते थे। नीलम दत्ता ने कहा, भले ही यह व्यक्ति शार्प स्पिरिट फिंगर को नहीं समझ सकता है, फिर भी वह एक शक्तिशाली और दुर्जय व्यक्ति होगा। वह वास्तव में एज्योर सम्राट के वंशज होने के लिए जीता है। मुस्कुराते हुए ब्लड शार्क सॉवरेन ने कहा, अजीब। मैंने सुना है कि आपके दत्तक पुत्र को उससे बहुत रंजिश है। आप अभी भी उसे इतना उच्च मूल्यांकन क्यों दे रहे हैं? यह वास्तव में आपकी शैली नहीं है। नीलम दत्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये अतीत के मामले हैं। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपके पोते को भी उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक के दौरान इस व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। न केवल आपके बल्कि उपस्थित महान डाकुओं के सभी वंशजों को किसी न किसी समय इस व्यक्ति के हाथों कष्ट सहना पड़ा है। जो कहा गया था उसे देखते हुए कोई भी इस विषय को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। काला सागर के 13 महान डाकू सभी संप्रभु मार्शल सम्राट थे। उन्होंने विशाल काला सागर पर शासन करने के लिए मिलकर काम किया। वे सभी स्वाभिमानी और अलग-थलग व्यक्ति थे। यह देखते हुए कि उनके वंशजों को किसी और ने सबक सिखाया था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने दिलों में एक गांठ महसूस की। अब सच्चाई जानने के बाद भी इन महान डाकुओं का जाने का इरादा नहीं था। उनके सभी विचार एक जैसे थे। वे जानना चाहते थे कि यह युवा, जिसने अकेले काला सागर की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अपना सिर उठाने से रोका, कैसा था। ब्लड शार्क सॉवरेन शर्मिंदगी से मुस्कुराया और इस विषय पर ध्यान देना बंद कर दिया। फ्लेम रॉक सॉवरेन, आपने उसे कितना समय दिया? 10 दिन। अब उनके पास केवल 3 दिन बचे हैं। उपस्थित सभी लोग ठंडी हवा की गहरी सांस ले रहे थे। शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने के लिए 10 दिन, यह थोड़ा बहुत पागलपन था। ब्लड शार्क सॉवरेन ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और कहा, फिर अच्छा, हम यहां 3 दिन तक इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या वह शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ सकता है। काला सागर के सभी 13 महान डाकू बाद की पीढ़ी की प्रतिभा को समझने के लिए एक साथ आए। अगर यह खबर फैलती तो तुरंत काला सागर में भारी हंगामा मच जाता। 13 महान डाकू कौन थे? वे सभी संप्रभु मार्शल सम्राट थे, काला सागर के शासक थे। उनमें से कौन सा दुर्जय चरित्र नहीं था? यहां तक कि पूरे कुनलुन क्षेत्र पर विचार करते समय जब उन्होंने एक साथ काम किया तो वे बहुत प्रभाव वाले लोग थे। फिर भी आज ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए और 3 दिनों तक एक जूनियर का इंतजार किया। अरे नहीं, यह वास्तव में उन्हें सुर्खियों में रखता है। यदि वह वास्तव में इसे समझने में कामयाब हो जाता है तो वह निश्चित रूप से पूरे समुद्री दुनिया के इतिहास में अपना नाम छोड़ देगा। चिंता मत करो, वह बिल्कुल सफल नहीं होगा। उसकी वर्तमान स्थिति को देखें, अब वह इंसान या भूत जैसा नहीं रह गया है। वह संभवतः इसे कैसे समझ सकता है? यह सही है। शार्प स्पिरिट फिंगर एक सॉवरेन मार्शल एम्परर की घाघ तकनीक है जो दूसरों को नहीं दी जाती है। इसे ऐसे ही कैसे समझा जा सकता है? कदापि नहीं। फ्लेम रॉक महल में कई काश्तकार सभी चिंतित मनोदशा में गहराई से डूब गए। अधिक सटीक होने के लिए यह डर था। अर्जुन देव की उपस्थिति ने पहले से ही इन लोगों पर भारी दबाव डाल दिया था। जब उन्होंने आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराया तो उनके इस पराक्रम ने सभी के दिल में एक छाया बना दी। यदि वह शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने के लिए केवल 10 दिनों का उपयोग करता है तो इस तरह का दबाव उन्हें बेदम कर देगा।
सभी ने सांस रोककर अंतिम क्षण का इंतजार किया। परिणाम आने से पहले वे हमेशा बहुत चिंतित महसूस करते थे। यह स्पष्ट था कि अगर अर्जुन देव समझने में विफल हो जाते हैं तो ये लोग खुश होंगे, शेडेनफ्रूट तुरंत उनके दिलों को भर देगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि अर्जुन देव भले ही समझने में असफल हो जाएं, फिर भी उन्होंने उन्हें मजबूती से दबा दिया। जब तक वह जीवित था, वह हमेशा उनसे ऊपर खड़ा रहेगा। यह ठीक उसी पीढ़ी में होने का दुख था जो किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में था। बाहरी दुनिया की विभिन्न घटनाओं ने अर्जुन देव को प्रभावित नहीं किया, जो समझने के बीच में थे। उन्होंने खुद को समझने में पूरी तरह से डुबो दिया। हालांकि वह जानता था कि फ्लेम रॉक महल में बहुत से लोग आए थे, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं था। दूसरों ने केवल अर्जुन देव को घायल करने वाली बिजली के बोल्ट को देखा, जो देखने के लिए एक क्रूर दृश्य था। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि परीक्षण के प्रत्येक दौर के बाद उनकी तनावग्रस्त अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई। यह सैकड़ों हजारों या यहां तक कि दसियों हजारों बार जारी रहा। वह परीक्षण करता रहा, धीरे धीरे अपने दिल में सवालों को हल करता रहा। हर बार जब अर्जुन देव ने चीजों का परीक्षण किया तो उन्होंने जो दर्द सहन किया वह कहने के बिना चला गया। हालांकि यह अवसर मिलना कठिन था। फ्लेम रॉक सॉवरेन ने व्यक्तिगत रूप से समझाया और प्रदर्शित किया था, और यहां तक कि इस कदम को समझने की अपनी प्रक्रिया के हर एक विवरण को भी साझा किया था। अर्जुन देव इस तरह के महान अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। उसे डर था कि अगर वह अब सफल नहीं हुआ तो कुछ समय बीत जाने के बाद फ्लेम रॉक सॉवरेन से प्राप्त प्रेरणा फीकी पड़ जाएगी, फिर कभी नहीं मिलेगी। यह कितनी अजीब प्रेरणा थी। एक बार इसे समझने में विफल रहने के बाद यह कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए भले ही दर्द 100 गुना, 1000 गुना बदतर हो, अर्जुन देव बिल्कुल हार नहीं मान सके। उसे समझने में सफल होना था। यदि मनुष्यों की आंखें शरीर के माध्यम से झांक सकती हैं, तो वे एक चक्र में बिजली के 9 गुच्छों को अर्जुन देव के सीने पर लगातार घूमते हुए पाएंगे। आकाश में लगातार चमकती बिजली और गर्जन की गड़गड़ाहट सभी बिजली के इन 9 गुच्छों से आकर्षित हो रहे थे। उनके हजारों प्रयासों ने यह स्थापित कर दिया था कि अर्जुन देव की अवधारणा वास्तव में उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। बिजली की रोशनी के ये 9 गुच्छों को उसकी सारी ऊर्जा से परिष्कृत किया गया था। एक विचार के साथ बिजली के प्रकाश के ये 9 झुरमुट आकाश में सरपट दौड़ते हुए बिजली के घोड़ों की तरह होंगे, जो अर्जुन देव की उंगलियों पर इकट्ठा होंगे। हालांकि कभी कभी वे रास्ते में फट जाते थे। अर्जुन देव के सीने में तुरंत एक खूनी छेद दिखाई देगा, घावों में बिजली टिमटिमाती है जो अविश्वसनीय दर्द देती है। कभी कभी बिजली की रोशनी एक साथ इकट्ठा हो जाती थी। हालांकि उंगलियों तक पहुंचने से पहले वे पूरी तरह से विलय करने में विफल रहेंगे। इसलिए वे एक ही समय में जोर से विस्फोट कर दिया, जिससे उसका हाथ लगभग नष्ट हो गया। कभी कभी ऊर्जा बहुत कठिनाई के बाद उंगलियों तक पहुंच जाती है। हालांकि वह इसे अंतिम चरण में उजागर नहीं कर सका और इसके बजाय यह सीधे फट गया। थंडर सम्राट की विरासत से इलाज के लिए एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली निगलने के बाद अर्जुन देव के घाव उनके आधे कदम वाले गोल्डन बॉडी की भयानक वसूली क्षमता की सहायता से एक दृश्य गति से ठीक हो गए। हालांकि पुराने घाव ठीक ही हो गए थे जब नए घाव सामने आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव ने फिर से परीक्षा शुरू कर दी, जैसे कि वह खुद को प्रताड़ित कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने समझने पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने समय का ध्यान खो दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति प्रकट की। घनत्व पहले से ही पर्याप्त है। हालांकि मेरी ऊर्जा फ्लेम रॉक सॉवरेन की तुलना में अधिक जटिल है। उन्हें पूरी तरह से मर्ज करने के लिए मुझे लॉ एनर्जी, वाइटल क्यूई और प्राइमर्डियल एनर्जी के बीच संतुलन को हल करना होगा। फ्लेम रॉक सॉवरेन सही था, अर्जुन देव का निर्देशन सही था। जहां तक अर्जुन देव की शार्प स्पिरिट फिंगर का सवाल है, आम लोगों के लिए अकल्पनीय साधनों का उपयोग करके प्रयोग के बाद केवल एक ही समस्या रह गई, वाइटल क्यूई, प्राइमर्डियल एनर्जी और लॉ एनर्जी का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह ध्यान करने का समय है, अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया। उनका डेटा एकत्र करना कमोबेश पहले से ही पूरा हो चुका था। जो कुछ बचा था वह चुपचाप ध्यान करना था, अंतिम समस्या को हल करने के लिए 10,000 से अधिक परीक्षणों से प्राप्त सभी समझों को ठीक से पचाना।
उस अमानवीय परीक्षण के बाद अर्जुन देव के घाव तेजी से ठीक हो गए। जैसे ही अर्जुन देव ने मौन ध्यान में प्रवेश किया, सभी गर्जन और चमकती बिजली गायब हो गई। वह हवा में मंडराता रहा, पालथी मारकर बैठा था। उसके लंबे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे, हवा के साथ आगे बढ़ रहे थे और उसके सुंदर और नाजुक चेहरे को प्रकट कर रहे थे, जिसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन पहले की तरह ही सुंदर था। वह ध्यान करना शुरू कर रहा है। वह वास्तव में सहन कर सकता है। वह वास्तव में 5 दिनों तक इस तरह की आत्मयातना सहने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि फ्लेम रॉक सॉवरेन ने उसे जो समय दिया था, उसके लिए केवल 1 दिन बचा है। वह केवल 1 दिन शेष रहते हुए चुपचाप ध्यान करना चाहता है। यह बहुत मुश्किल है। अर्जुन देव के मौन ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद सभी गर्जन और रहस्यमय घटनाएं गायब हो गईं। सूरज की रोशनी फिर से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि यह मंडराते हुए सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिससे उसकी असाधारण आभा और भी अधिक गरिमापूर्ण हो गई। अन्य काश्तकारों की तरह काला सागर के 13 महान डाकुओं ने सभी को चंगा अर्जुन देव को देखा। अब अर्जुन देव की चोटें ठीक हो चुकी थीं। थंडर सम्राट की विरासत से ऋषि ग्रेड औषधीय गोली निगलने से उसकी वसूली क्षमता एक अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई थी। सतह पर पहले से ही किसी घाव या खून का कोई निशान नहीं था।